देखिए, सफलता आप तक नहीं आएगी बल्कि आपको स्वयं उस तक पहुँचना पड़ेगा। देखिए, आज 4 मार्च का दिन है और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ को आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल हम 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। और देखिए, 2023 के लिए विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और देखिए, वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की पहल की थी। तब से ये दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगला है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, फिलहाल ही में जिष्णु बरुआ जी को जो है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है जिसको आप अंग्रेजी में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कहते हैं, इसका जो स्थापना है ये 24 जुलाई 1998 को हुआ था। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो जिष्णु बरुआ यार के बन गए हैं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष। और अगला प्रश्न है कि नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी। तो देखिए, अभी हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। तो अभी हाल ही में देखिए, उन 3 राज्यों में एक राज्य आपका नागालैंड था जहां पर विधानसभा चुनाव में पहली बार कोई महिला विधायक बनी, जिनका नाम है हेकानी जाकलू। फोटो यहाँ पे दिख रही है। देखिए, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि NDPP पार्टी की जो है जो आपकी हेकानी जाकलू है, ये 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बन गई हैं। और देखिए, जो हेकानी जाकलू हैं इनको 2023 नागालैंड विधानसभा चुनाव में दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से विजेता घोषित किया गया है। देखिए, इनके बारे में दो चीज़ याद रखेगा। पहला ये कि ये नागालैंड विधानसभा के किस विधानसभा सीट से, दीमापुर तृतीय सीट से जो है ये जो है विजेता घोषित की गई हैं। और दूसरा, ये नागालैंड की पहली महिला विधायक हैं, ठीक है। यानी कि अब तक कोई भी महिला नागालैंड में विधायक नहीं बनी थी। देखिए, नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 में हुई थी और 1963 में राज्य बनने के बाद से यहाँ कोई महिला अभी तक विधायक नहीं बनी थी। और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है, ठीक है। तो नागालैंड में जो है 60 विधानसभा सीटें हैं। देखिए, अभी जिन 3 राज्यों में चुनाव हुआ है तीनों में 60-60 विधानसभा सीटें ही हैं, ठीक है। तो ये सबसे मज़ेदार बात है और याद करने भी आसानी रहेगी आपको। तो नागालैंड में 60 साल में पहली बार कोई महिला विधायक बनी है। और नागालैंड में एक खास बात और है, जो 60 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें एक सीट हेकानी जाकलू ने जीता और एक और महिला है। देखिए, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की एक और महिला है जिनका नाम है सलहौतु ओनुआ क्रूज, ठीक है। ये पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से अभी हाल ही में ये भी विधायक बनी है और ये नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला विधायक बन गई हैं। देखिए, NDPP ने इस चुनाव में 25 सीटें जीती हैं, यानी कि जो आपका नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है नागालैंड का, इसने 60 में से 25 सीटें जीती हैं। अब ये सरकार भी यही बनाएगी गठबंधन वगैरह करके। तो दो महिला जो है नागालैंड में पहली बार विधायक बनी। देखिए, ये पहली महिला क्यों बनी और ये दूसरी क्यों बनी है। देखिए, रिजल्ट, चुनाव का रिजल्ट पहले आया। मान के चलिए कि जब मतगणना हो रही है 60 सीटों पे, तो जिन सीट पे जो है मतलब इन केवल 2 सीटों की बात करें अगर, जो आपकी दीमापुर तृतीय सीट थी और जो आपका नागालैंड विधानसभा का पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र था, ठीक है। तो इसमें दीमापुर तृतीय का रिजल्ट पहले आया, तो इसीलिए जो है ये हेकानी जाकलू जो है ये पहली विधायक बन गई, पहली महिला विधायक। और इसके बाद फिर जो है जो आपका पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ से जो है जो आपकी सलहौतु ओनू ओ क्रूस है, ठीक है, ये इनका रिजल्ट बाद में आया, तो इसलिए ये दूसरी महिला विधायक बनी है नागालैंड की। तो ये अंतर याद रखिएगा कि पहली और ये महिला दूसरी क्यों बनी। चौथा प्रश्न है कि फरवरी 2023 में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था। देखिए, ये प्रश्न रट जाइए, यूपीएससी से लगाए छोटे जितने भी एग्जाम है सब में ये पूछा जाएगा। तो देखिए, फरवरी 2023 में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन तीनों राज्यों में जो है चुनाव हुआ है। और इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा।
जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उसके बाद पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था और कौन मुख्यमंत्री बना, किसको कितनी सीटें मिली। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिए कि त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड में अभी हाल ही में जो है चुनाव हुआ था फरवरी महीने में, जिसका रिजल्ट अभी 2 मार्च को आया है। तो इंतजार कीजिए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पांचवा प्रश्न है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है। तो देखिए वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो वान थुओंग। देखिए जो आपके वो वान थुओंग है, इन्हें सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है और इन्होंने इस पद पर जो है गुएन जुआन फूक का स्थान लिया है, जिन्होंने जनवरी महीने में इस्तीफा दे दिया था। देखिए वियतनाम देश की बात करें तो इसकी राजधानी हनोई है और वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग और यहाँ की जनसंख्या है 9.75 करोड़ और ऑफिशियल लैंग्वेज है वियतनाम की वियतनामीज। तो याद रखिएगा कि वो वान थुओंग जो है ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं हाल ही में। और छठवां कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। देखिए आज के जितने प्रश्न हैं बहुत ही सेलेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको सुनते रहिए ध्यान से। देखिए अभी हाल ही में क्रेग फुलटन को इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्रेग फुलटन किस देश के निवासी हैं। तो देखिए जो आपके क्रेग फुलटन है ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। देखिए आपको बता दें कि 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ग्राहम रीड के इस्तीफा देने के बाद से ये पद खाली था, तो इसीलिए क्रेग फुलटन को इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच बना दिया गया। और क्रेग फुलटन किस देश के निवासी हैं, साउथ अफ्रीका के, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के। और सातवां की हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो देखिए भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं संयतन दास। देखिए जो कि संयतन दास हैं ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। साथ ही ये पश्चिम बंगाल के 11वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लाइव रेटिंग में कुल 2500 का आंकड़ा पार किया है। देखिए जो संयतन दास हैं इन्होंने 9 में से 7.5 के स्कोर के साथ कान ओपन टाइटल अपने नाम किया था हाल ही में। और सबसे खास बात देखिए जो 26 वर्षीय संयतन दास हैं इन्होंने 2017 में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया था, लेकिन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 का आंकड़ा पार करने के लिए 6 साल का इंतजार करना पड़ेगा इनको। तो भारत के याद रखिएगा 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संयतन दास बन गए हैं। देखिए जो आपका 2022-23 का मैंने वार्षिकांक का पीडीएफ बनाया है, ठीक है, तो इसमें मैंने पूरी लिस्ट दी है कि 2022 में कितने कौन कौन से लोग जो है ग्रैंड मास्टर बने, ठीक है। तो टोटल 8-10 नामों की लिस्ट है उसमें और उस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको परचेज करके पूरी पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। उसमें टोटल 3600 करेंट अफेयर है, ठीक है, यानी कि पूरे साल का रिवीजन आपको केवल एक पीडीएफ में मिल जाएगा। और इतनी सरल भाषा मैंने उस वीडियो को बनाया है कि आसानी से कम समय में आप उसको पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। आठवां की हाल ही में एशियन चेस फेडरेशन ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो देखिए एशियन चेस फेडरेशन ने डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया हाल ही में। देखिए इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं जो कि बहुत ज़रूरी थी। तो फिलहाल फिर से रिवीजन कर लीजिए। देखिए एशियन चेस फेडरेशन ने भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। देखिए ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले केवल 6वें भारतीय बने थे और साथ ही 2700 से ऊपर की रेटिंग हासिल करने वाले ये देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। देखिए जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है इसको एसीएफ यानी कि एशियन चेस फेडरेशन ने वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जो है सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का अवार्ड दिया था। और साथ में ग्रैंड मास्टर आरबी रमेश ने जो है पुरुषों के कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। और एशियन चेस फेडरेशन ने ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे को जो है महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है दिया था। तो ये दो नाम ऐड कर लीजिएगा कि आरबी रमेश ने पुरुषों के कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार और ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे ने महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता एशियन चेस फेडरेशन के दौरान। और नवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के औरंगाबाद जिले और उस्मानाबाद जिले का नाम बदलने की मंजूरी दी है। देखिए औरंगाबाद तो बिहार में भी आपका स्थित है और औरंगाबाद नाम के प्लेसेस बहुत सारे राज्यों में, ठीक है, बहुत सारे गाँव के नाम औरंगाबाद है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी है गोरखपुर जिले में।
तो औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र वाला जिसकी बात हो रही है। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है और उस्मानाबाद जिला है, दोनों का नाम बदल गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया है। देखिए, औरंगाबाद के बारे में आपको पहले अपडेट दे चुका हूँ, इसका नाम बदलने वाला है, लेकिन उस्मानाबाद का नहीं बताया था मैंने। तो औरंगाबाद जो है अब जो छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा और महाराष्ट्र का जो उस्मानाबाद है ये धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इस अपडेट को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। क्योंकि इसके पहले जितने भी नाम चेंज हुए हैं वो समझ लीजिए कि जनवरी में चेंज हुआ, फरवरी वाले एग्जाम में पूछ लिया गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम अब क्या हो गया है? छत्रपति संभाजीनगर। उस्मानाबाद का नाम हो गया है धाराशिव। 10वां प्रश्न हमारा है कि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया? तो देखिए, भारत के गृह मंत्री ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया था। देखिए, जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के सतना में सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो ये आज के सारे करंट अफेयर आपने जो है रिवाइज कर लिए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया था, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है। और आपको बताना है कि रायसीन डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। चौथा की एक्सरसाइज डेस्टली जो है ये भारत और किस देश के मध्य का एक जो है सैन्य अभ्यास है, बताइए। और जो आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, तो देखिए इसके नए महानिदेशक का नाम है राजेश मल्होत्रा। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हाईलाइट हो गया है। खैर, आपको बताने से पहले मैंने बता दिया कि राजेश मल्होत्रा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, सॉरी कल के सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह बने हैं। और 1 से 2 मार्च 2023 तक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और GSM एसोसिएशन के द्वारा भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और देखिए, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जो है निकोल फॉक्स को अपना साइंस चीफ नियुक्त किया था। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। और देखिए, एक चीज़ और है, पिछले महीने में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से ये चैनल रन कर रहा है। इस महीने भी में भी आपको जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है सभी लोगों को, तो इससे ये चैनल रन करते रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये IFSC कोड है, इसमें आप जो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा UPI नंबर है, ठीक है, 9305006464। तो इसमें जो है कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि ये चैनल चलता रहे।